तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी सितंबर 2023 में किसने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान जिसका नाम है मून स्नाइपर इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा जापान ने। जापान की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? जाक्सा है। और इसी ने अभी अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान यानी कि लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था जिसका नाम है मून स्नाइपर। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? HIIA रॉकेट से। वैसे तो आप डेली करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हो कि ये अभी चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है और इस तरह से ये चांद पर उतरने वाला 5वां सफल देश बन गया है। भारत चौथा बना था। और वैसे भारत की एक स्पेशलिटी है, वैसे आप देखोगे तो चौथा देश बना था चांद पे उतरने वाला भारत, लेकिन हम उतरे थे साउथ पोल पे और साउथ पोल पे अभी तक कोई नहीं उतरा है। तो चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला भारत पहला देश भी आप बोल सकते हो। अच्छा, चांद का जो लैंडर चंद्रमा पे उतरा था उसका नाम क्या है? स्लिम है। फुल फॉर्म होती है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो याद रखना जापान का चंद्र मिशन का नाम क्या है? मून स्नाइपर है, जो 7 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अच्छा, भारत और जापान यानी कि यूं कहूं कि इसरो और जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है, उसका नाम है लुपेक्स मिशन, जिसका उद्देश्य है चांद के ध्रुवों पर रिसर्च करना। LUPEX मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अगला प्रश्न है कि देश का पहला सौर शहर सोलर सिटी ये कौन सा बना? तो सांची बना है। सांची ये मध्य प्रदेश में है। सिंपल सा याद रखो आप। सोलर सिटी का क्या मतलब हो गया अगर ये जानना चाहो तो मतलब यहाँ पे जितनी भी लाइट वगैरह आएगी वो सोलर एनर्जी से ही ऑपरेट होगी, ये इसका मतलब हो गया। और सांची किसके लिए फेमस है? मुख्य रूप से बौद्ध स्तूपों के लिए फेमस है। वैसे आपको बता दूं इन बौद्ध स्तूपों को 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये मैंने आपको शायद बताया भी था अभी। देखो, इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट तो बता दिए थे कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला ये मध्य प्रदेश का मंडला बना और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का कोल्लम बना। एक और याद रखो, देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सी बनी? तो आंसर होगा केरल का पुल्लमपारा जिला बना था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये किस राज्य में स्थापित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अभी जो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का जो स्थल था भारत मंडपम, वहीं पे ये स्थापित की गई थी। ये प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है और 28 फीट लंबी ये है। इसका वजन 20 टन था। इसके मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन। और मूर्तिकार से अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं कि अभी जो रामलला की जो मूर्ति है उसकी मूर्तिकार कौन है और मंदिर के वास्तुकार कौन है? बताओ। देखें, पता होना चाहिए आप सभी को, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि और राम मंदिर के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं वीडियो बना चुका हूं। वैसे तो आप सबने वीडियो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हो तो उन्हें पता लग जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे या फिर सिंपल सा सर्च करना यूट्यूब पे क्रिक एग्जाम राम मंदिर, वीडियो आ जाएगा ऊपर ही ऊपर। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया? 7 सितंबर को मनाया। इसे आप स्वच्छ वायु दिवस बोल दो या स्वच्छ वायु नील गगन दिवस बोल दो या इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज बोल दो। इसका यही मतलब होगा 7 सितंबर आंसर होगा। 2023 में इसका ये चौथा संस्करण था। थीम थी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। एक ग्लोबल विंड डे भी आपको याद आएगा वायु से, वो अलग है, वो 15 जून को मनाया जाता है। वो भी ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में मालिनी राजूरकर का निधन हो गया, वे किस संगीत घराने की प्रतिपादक थी? तो आंसर होगा ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने की प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी ये मालिनी राजूरकर। इनका भी निधन हो गया, इतना सा याद रखना है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट बैंक। तो ये जो हिताची पेमेंट बैंक है ना, ये जापान का है। इसने किसकी सहायता से इसे लॉन्च किया? तो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट। अब जो ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से जो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो ना पैसा, वो इसी के माध्यम से होता है। UPI ही है सब कुछ जिसके माध्यम से ये पैसा ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या सिस्टम कर दिया इन्होंने, जब आप ATM से पैसा निकालने जाते हो तो आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कार्ड होता है, उसको अंदर डालोगे फिर पिन करोगे, ऐसा वैसा चलता है। तो अब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप अपना फोन पे या पेटीएम जो भी आप चलाते हो, गूगल पे वगैरह, तो वहां पे ATM पे जाओ, इनके ATM पे, हिताची के ATM पे, वहां पे QR होगा, उसको स्कैन करो, उसमें आप लिखो अमाउंट की 500 रुपए निकालने हैं, तो अपने आप निकल जाएंगे। तो ये भारत का पहला UPI ATM है, याद रखना। किसने लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। मैंने आपको शॉर्ट में समझा भी दिया।
और अभी इसको कहां पे लॉन्च किया गया भारत में पहली बार? तो ग्लोबल फिनटेक समिट हुई थी अभी मुंबई में, वहीं पे। और 2 प्रश्न बता रहा हूं एटीएम से, ध्यान से सुनना। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पे खुला? तो हैदराबाद आंसर करना। और भारत का पहला ग्रीन एटीएम भी खुला था एक, आपको याद हो तो, गुरुग्राम में। और अगर पूछे किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये याद रखना आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान ने। अभी वैसे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? भजन लाल शर्मा बन गए, बीजेपी पार्टी के। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। इसे हिंदी में बोलोगे विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। हर साल 8 सितंबर को ही मनाते हैं ये दिन। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अदीब अहमद को। अदीब अहमद कौन है? ये अबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, याद रखना ये। अगला प्रश्न है किस राज्य के सलेम सागू को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। ये एक प्रकार का साबूदाना है। साबूदाना आपको पता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। जब हमारे व्रत या फास्ट वगैरह होता है तो उस समय हम इसको खाते हैं, उपवास के दिन। तो सलेम सागू ये है तमिलनाडु का, जिसको जीआई टैग मिल गया है। अगला प्रश्न देखो, जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई थी? तो सरयू नदी में। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर की सरयू नदी में ये जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई थी। और इस क्रूज को रामायण की थीम पर तैयार किया गया था। वैसे आपको पता है देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा हमने शुरू की थी वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। 3200 किलोमीटर चली थी ये क्रूज, जिसका नाम है गंगा विलास। और आप जानते ही होंगे अयोध्या स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो गया। और अयोध्या जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया गया। फिर बताओ देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। भूमिगत मतलब ये जमीन के नीचे बनाया गया है। कैपेसिटी इसकी 500 किलोवाट एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। जमीन के नीचे एक कमरा बना करके वहां पे ये ट्रांसफार्मर रखा गया है, ताकि पैदल चलने वालों को बिना परेशानी के फुटपाथ पर चलने में मदद मिल सकेगी। वरना हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो ट्रांसफार्मर साइड में होते हैं, तो लोगों अगर फुटपाथ पे है तो लोगों को निकलने में चलने में तकलीफ होती है। वैसे हमारे यहाँ तो इतना कोई नोटिस नहीं करता, फुटपाथ पे चलता है कौन, सब रोड पे चलते हैं। लेकिन ये अभी यहाँ पे किया है, इसको ध्यान में रखना, प्रश्न अच्छा है ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर होगा जीना महसा अमीनी। ये ईरानी महिला है, और है नहीं बोलूंगा, ये ईरानी महिला थी, क्योंकि इनकी पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई थी 2022 में ही। पुलिस ने एक्चुअली में इनको गिरफ्तार कर लिया था। वहां पे जो ड्रेस कोड चलता है कि मुंह छुपा करके चलना है, ऐसा कुछ, तो इन्होंने उसका विरोध किया था। तो याद रखना ये सखारोव पुरस्कार ये यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है। अच्छा, अभी एक और ईरानी महिला न्यूज में रही थी, नरगिस मोहम्मदी। अभी 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। बाकी स्वाति नायक आप जानते ही हो, नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 इनको मिला। नॉर्मन ई बोरलॉग ये हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। वैसे भारत में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं एमएस स्वामीनाथन को। और रवि कन्नन की बात करोगे तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इनको मिला था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। वैसे तो 4 एशियाई लोगों को मिला था, लेकिन उसमें से एक भारतीय थे, ये रवि कन्नन। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी असम के जो मुख्यमंत्री इन्होंने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, इसका नाम बताओ? तो आंसर होगा श्रद्धांजलि। कौन है असम के मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और इन्होंने अभी असम के गुवाहाटी में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, जिसका नाम श्रद्धांजलि रखा। लंबाई इसकी 2.28 किलोमीटर है। ये राज्य का दूसरा सबसे लंबा है। तो पहला सबसे लंबा कौन सा है? नीलाचल फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। जो असम के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। अच्छा, इसी तरह कुछ प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं तो भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल ये कहां पे बना? नागपुर में। और भारत का पहला केबल रेल पुल ये अंजीखड़ पुल है, जो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा, जिसकी लंबाई है 473 मीटर। और भारत का सबसे लंबा पुल, या यूं कहूं कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल रिवर ब्रिज, ये डोला सादिया ब्रिज था असम में, जिसका नाम डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर रख दिया गया, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये वियतनाम में मिलेगा, जिसका नाम व्हाइट ड्रैगन है, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। और पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है और कहां पर है, तो चेक रिपब्लिक देश में है। स्काई ब्रिज 721 इसका
नाम है, 721 मीटर ये लंबा है। और भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक पुल ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, 570 मीटर ये लंबाई में है। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ये बन रहा है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ये एक रेल ब्रिज है, चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई और लंबाई की बात करोगे तो 1315 मीटर ये लंबा है। और ये भी याद रखना, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये आपको मिलेगा कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में, जिसका नाम वैसे बदल दिया गया। अभी इस रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे रख दिया गया। और प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करोगे तो 1507 मीटर है। तो इस तरह से दुनिया में जो सबसे लंबे पुल भारत में जो भी बन सकते हैं प्रश्न में वादी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, उसका नाम पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा इम्फाल। तो याद रखना, प्रोजेक्ट 15B में भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करने हैं, जिसमें से पहला INS विशाखापत्तनम, दूसरा INS मोरमुगांव था, तीसरा ये INS इम्फाल हो गया और चौथा है INS सूरत। और इसका निर्माण कौन कर रहा है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। अच्छा, इसी के साथ में आपको साथ में रिवाइज करवा दूं, ये तो प्रोजेक्ट 15B हो गया। प्रोजेक्ट 15A भी आप सुनोगे, इसके तहत 3 जहाज बनाए गए, INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। और एक प्रोजेक्ट 75 पे आप कई बार सुनोगे, इसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनाई गई हैं। वो भी कौन कौन सी बता दूं, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैंने आपको तीनों रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ये अच्छा प्रश्न है, अभी मोदी जी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा नमो भारत। तो मोदी जी ने अभी अक्टूबर में ही भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किया था, जिसका नाम नमो भारत है। लेकिन याद रखना, इसे रैपिडेक्स के नाम से भी जानते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। और उद्घाटन कहां से किया या हरी झंडी कहां से दिखाई गई, साहिबाबाद से। तो ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पे चलेगी, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर होगी। लेकिन अभी इसके पहले फेज का उद्घाटन किया गया, पहले खंड का उद्घाटन किया गया। तो अभी तो ये 17 किलोमीटर पे ही शुरू की गई है, जिसमें वो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में चलेगी। पूरे कॉरिडोर पे जब ये चल जाएगी, 2025 तक ये चल जाएगी बोल रहे हैं। इसे 3 फेज में हम स्टार्ट करेंगे टुकड़ों में। तो 2025 तक दिल्ली और मेरठ के बीच में शुरू कर दी जाएगी। पूरे कॉरिडोर में इस तरह से टोटल 16 स्टेशन बताए गए हैं। और इसकी स्पीड कितनी होगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, अभी मैडम कश्मीर नाम से बुक किसने लिखी है? मीरा बोरवणकर ने। बुक का नाम है मैडम कश्मीर। एक्चुअली ये पूर्व IPS अधिकारी हैं और इनके कार्यकाल के समय जो घटनाएं हुई इनके साथ, उसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। बस इतना सा याद रखो, बुक का नाम और लेखक का नाम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा डेनमार्क रहा है। कौन सा इंडेक्स है ये याद रखो, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। टॉप पे कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। सेकंड पे नीदरलैंड, तीसरे पे जर्मनी। देखो पहला याद रख लो कौन सा है, डेनमार्क है। और भारत कौन से स्थान पर है? 64 नंबर पर है। इस लिस्ट में टोटल 108 देश हैं और सबसे आखिरी पे अंगोला है, जो कि एक अफ्रीकी देश है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? साइबर सिक्योरिटी फर्म नॉर्ड लेयर। अगला प्रश्न क्या है, अभी सितंबर में ही भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था ये वरुण एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज था 2023 में। ये इसका 21वां संस्करण हुआ था। एक्चुअली में साल में इसके 2 चरण होते हैं, 2 बार होता है ये। तो दोनों चरण अलग अलग जगह पे हुए थे। तो ये आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में कहाँ पे हुआ, सिर्फ ये पूछेंगे वरुण एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, 2023 में 21वां संस्करण हुआ, ये ध्यान रखना। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फ्रांस के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपको बताएं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया UPI को इस्तेमाल करने वाला। तो फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।